Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing well. So today in this video we will discuss about एओलिन जियोमॉर्फोलॉजी यानी कि जितने सारे ऐसे टोपोग्राफी जो कि डेजर्ट्स में बनते हैं उसको हम लोग एओलिन टोपोग्राफी बोलते हैं। एओलिन जियोमॉर्फोलॉजी में उसको पढ़ते हैं। तो मेरा नाम है मोहम्मद शाहनवाज और आज इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो एओलिन जियोमॉर्फोलॉजी इज द स्टडी ऑफ हाउ विंड शेप्स द Earth's surface through the process like erosion, transportation, and deposition of sand and dust in the desert area. So basically जितने भी सारे एओलिन जोमोर्फोलॉजी है ये बेसिकली किसका स्टडी है? ये अर्थ सरफेस का स्टडी है। जितने भी सारे लैंडफॉर्म्स होते हैं डेवलप होते हैं हमारे अर्थ सरफेस में इन द डेजर्ट रीजन्स विद द हेल्प ऑफ विंड वेलोसिटी के कारण। सो इसी स्टडी को हम लोग एओलिन जोमॉर्फोलॉजी में पढ़ते हैं। सो बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेजर्ट्स, सभी लोग जानते हैं। एक हमारा हॉट डेजर्ट होता है, एक हमारा कोल्ड डेजर्ट होता है। अब जनरली डेजर्ट्स जो है ना वो उस रीजन को कहते हैं जहाँ पे जो ना वेजिटेशन है ना, वेजिटेशन वो नहीं हो, यानी कि जितने भी सारे वेजिटेशन या फिर नहीं हो, या फिर और एक इसका कंडीशन है कि रेनफॉल हो ना के बराबर रेनफॉल हो, ताकि जो हमारा वेजिटेशन है वो उग ना पाए। सो बेसिकली उस रीजन को हम लोग डेजर्ट्स बोलते हैं। ये वार्म डेजर्ट भी हो सकता है, ये कोल्ड डेजर्ट भी हो सकता है। वार्म डेजर्ट अगर बात करें तो हमारा इंडिया में बेसिकली हमारा थार डेजर्ट है राजस्थान में। वैसे ही कोल्ड डेजर्ट अगर इंडिया में बात करें तो लद्दाख रीजन हो जाएगा हमारा कोल्ड रीजन। सो बेसिकली ऐसे रीजन्स जहाँ पे वेजिटेशन ना हो, रेनफॉल ना हो, उस टाइप के रीजन को हम लोग डेजर्ट्स बोलते हैं। और बेसिकली वहाँ पे कोई भी फ्लोरा और फोना यानी कि प्लांट्स किंगडम्स, एनिमल किंगडम्स कुछ भी नहीं नहीं पाया जाएगा, बहुत ही मिनिमम क्वांटिटी में पाया जाएगा। सो बेसिकली उसको हम लोग डेजर्ट्स बोलते हैं उस रीजन को। सो आप लोग के यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि देर इज़ अबाउट वन थर्ड ऑफ द लैंड सरफेस एरिया ऑफ द अर्थ इज कैटेगराइज्ड बाय एरिड, सेमी एरिड एंड एक्सट्रीमली एरिड रीजन्स, यानी कि जो 4% ऑफ द total land regions of the world that are comes under arid region, 15% comes under semi arid regions, and 14.6 comes under extremely arid region, जहाँ पे वेजिटेशन एकदम ना के बराबर हो, यानी कि 14.6% ऑफ द टोटल वर्ल्ड्स लैंड वहाँ पे ऐसी रीजन है जहाँ पे वेजिटेशन नहीं होता, एक्सट्रीमली एरिड है, यानी कि सूक्ष्म जिसको बोलते हैं वो बिल्कुल ही नहीं है, सूक्ष्म रीजन है, बहुत ही ज़्यादा। सो अगर हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेजर्ट्स अराउंड द वर्ल्ड देखें तो सबसे मेन हमारा सहारा प्रोविंस हो जाता है, सहारा सेंट्रल एशिया प्रोविंस। इसके बाद साउथर्न अफ्रीकन प्रोविंस आ जाता है। सहारा में मेन डेजर्ट है अफ्रीकन सहारा डेजर्ट, वन ऑफ द लार्जेस्ट। इसके साथ साथ ही हमारा अरेबियन डेजर्ट भी है। और अगर साउथर्न अफ्रीकन डेजर्ट की बात करें ये कलहारी डेजर्ट और नामीब डेजर्ट है। और साउथ अमेरिकन डेजर्ट की बात करें अटाकामा डेजर्ट, कोल्ड डेजर्ट है बेसिकली है। और एक है पैटागोनियन डेजर्ट, ये दोनों कोल्ड डेजर्ट है। यहाँ पे अगर एशिया में गोबी डेजर्ट है, ये भी कोल्ड डेजर्ट है। इसके साउथ अमेरिकन डेजर्ट की बात करें तो ग्रेट वेस्टर्न डेजर्ट है हमारा नॉर्थ अमेरिका में। नॉर्थ अमेरिका में ऑस्ट्रेलिया में हमारा ग्रेट सैंडी लैंड है, ग्रेट सैंडी डेजर्ट है ऑफ ऑस्ट्रेलिया। वैसे ही आर्कटिक रीजन्स, इसके बाद अंटार्कटिका रीजन, ये बेसिकली कोल्ड रीजन है। यहाँ पे एक्सट्रीमली एरिड रीजन है, यानी कि 14.6 जो हमारा टोटल जो एक्सट्रीमली एरिड रीजन है ना वो बेसिकली एरिड, आर्कटिक और अंटार्कटिका में सिचुएटेड है। अब हम लोग कुछ टर्मोलॉजीज के बारे में पढ़ेंगे इस वीडियो को। इस जो टॉपिक है इसको समझने के लिए कुछ टर्मोलॉजीज को समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो बेसिकली सबसे पहला है अर्ग्स। अर्ग्स बेसिकली ऐसे सैंड्स होते हैं जो कि मोबाइल होते हैं, जो कि डायनेमिक होते हैं। डायनेमिक सैंड्स आर कॉल्ड अर्ग्स, यानी कि जितने भी सारे जो डेजर्ट्स हैं वहाँ पे बेसिकली जो जो प्रोसेस होता है इरोजन का, जो उसका मेन एजेंट्स होता है वो विंड होता है। सो बेसिकली विंड जो है ना वो सैंड्स को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट करते हैं। सो ऐसे सैंड्स जो कि ट्रांसपोर्टेबल हो, डायनेमिक हो, मोबाइल हो, उस सैंड्स को हम लोग अर्ग्स सैंड्स बोलते हैं, अर्ग्स बोलते हैं। द प्रोसेस, और वैसे ही और एक डिफ्लेशन का टर्म है, यानी कि द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग, लिफ्टिंग एंड ब्लोइंग अवे ऑफ dry and loosened particles of sands and dust by wind is called deflation. Basically the process of removing, lifting, blowing away of sand is known as deflation. अब ये बेसिकली थ्रू द winds होता है। और एक हमारा सेम सैल्टेशन है
इसमें भी बेसिकली मूवमेंट होता है, मूवमेंट ऑफ सैंड्स एंड ग्रेवल्स थ्रू द मैकेनिज्म ऑफ बाउंसिंग। अब बेसिकली यहाँ पे जो है ना डिफ्लेशन में है ना वो यहाँ पे विंड के थ्रू यहाँ पे ब्लो होता है, बट सैल्टेशन में बेसिकली यहाँ पे मूवमेंट ऑफ सैंड होगा, सैंड या फिर ग्रेवल्स होगा थ्रू द मैकेनिज्म ऑफ या फिर बाउंसिंग या फिर जंपिंग के थ्रू ये जो सैंड्स है वो मूव करेगा। इस टाइप के हम लोग प्रोसेस को हम लोग सैल्टेशन प्रोसेस बोलते हैं। और एक लास्ट में हमारा सैंड ब्लास्टिंग है, यानी कि जो हमारा एब्रेशन का प्रोसेस होता है ना उसको हम लोग सैंड ब्लास्टिंग कहते हैं। क्योंकि जितने भी सारे एब्रेशन टूल्स हैं यानी कि इरोजनल टूल्स हैं जैसे कि सैंड्स, अगर वो आपस में कोलाइड करते हैं किसी भी स्ट्रक्चर में, मान लो यहाँ पे एक मशरूम स्ट्रक्चर है, मशरूम रॉक है, यहाँ पे सैंड्स पार्टिकल्स यहाँ पे कोलाइड करेंगे। यहाँ पे जब कोलाइड करेंगे ना इस रीजन में बेसिकली यहाँ पे साउंड सैंड जो है ना वो ब्लास्ट करेगा इस रॉक को। तो इस रीजन को जो सैंड ब्लास्ट करेगा ना इस एब्रेशन के प्रोसेस को हम लोग सैंड ब्लास्टिंग का प्रोसेस भी बोलते हैं। सो दिस आर द मेजर टर्म्स एसोसिएटेड विद डेजर्ट टोपोग्राफी या फिर एओलियन टोपोग्राफी। अब बेसिकली पढ़ेंगे कुछ विंड के इरोजनल के कुछ वेज के बारे में। देयर आर थ्री वेज थ्रू विच द विंड इरोड्स द स्ट्रक्चर। सो बेसिकली तीन वेज है। पहला है डिफ्लेशन का प्रोसेस यानी कि मूवमेंट ऑफ सैंड थ्रू द विंड्स। अब सेकंड है हमारा एब्रेशन का प्रोसेस जिसमें कि जो इरोजनल टूल्स होते हैं जैसे कि हमारे सैंड्स हो गए, ग्रेवल्स हो गए, बड़े बड़े पत्थर हो गए, वो आपस में नहीं सॉरी, एक किसी भी लैंडफॉर्म में या फिर किसी भी लैंडस्केप में टकराकर जो इरोजन करता है उसको हम लोग एब्रेशन बोलते हैं। और थर्ड हमारा हो जाता है एट्रिशन। एट्रिशन में बेसिकली क्या होता है जैसे कि हमारा दो इरोजन टूल्स हैं, जैसे कि मान लो एक सैंड है एक ग्रेवल है। अब जब सैंड और एक बड़ा सा ग्रेवल दोनों आपस में कोलाइड करेंगे, कोलाइड होने के बाद जितने भी सारे डिस्ट्रक्शन होने के बाद जितने भी सारे मटेरियल सेडिमेंट्स निकलेंगे या फिर बेसिकली हो सकता है कि ये जो सरफेस है ये बेसिकली पॉलिश सरफेस बन जाए, इस टाइप का पॉलिश सरफेस बन जाए, ये भी हो सकता है। तो इस टाइप के जो स्ट्रक्चर जो इरोजनल प्रोसेस है ये एट्रिशन में आता है। अब हम लोग कुछ इरोजनल लैंडफॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे जिसमें सबसे पहला लैंडफॉर्म है डिफ्लेशन बेसिन। डिफ्लेशन बेसिकली ये होता है कि एक होलो रहता है, एक कोई भी डेजर्ट में जाओगे बहुत सारे डिप्रेशन देखने को मिलेंगे, उसी डिप्रेशन को हम लोग डिप्लेशन बेसिन बोला जाता है। सो डिप्रेशन फॉर्म्ड इन द डेजर्ट ड्यू टू द रिमूवल ऑफ सैंड्स टू द प्रोसेस ऑफ डिफ्लेशन इज कॉल्ड डिफ्लेशन बेसिन या फिर ब्लो आउट्स भी बोलते हैं इसको, इस और साथ ही साथ डेजर्ट होलोज भी बोलते हैं। सो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है विद द हेल्प ऑफ विंड जितने भी सारे यहाँ पे मान लो यहाँ पे छोटे छोटे सैंड्स थे, छोटे छोटे सैंड्स के पार्टिकल्स थे, ये बेसिकली ट्रांसपोर्ट हो गए, इरोजन हो गए और कहीं बाहर डिपॉजिट हो गए। अब जब यहाँ पे जितने भी सारे सैंड्स हैं वो जो ट्रांसपोर्ट हो गए इरोजन एब्रेशन के प्रोसेस से ट्रांसपोर्ट हो गए, मूव हो गए, ब्लो आउट्स हो गए विद द हेल्प ऑफ वेलोसिटी ऑफ विंड्स। अब यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे छोटा सा एक डिप्रेशन क्रिएट होगा, इसी डिप्रेशन को हम लोग बोलते हैं डिफ्लेशन बेसिन। अब जनरली क्या होता है कि अगर किसी जो इसका डिप्रेशन है ना वो ग्रेटर डेप्थ तक जाए, अगर ग्रेटर डेप्थ तक जाएगा ना तो जो ग्राउंड टेबल हमारा है वाटर का ग्राउंड टेबल अगर वहाँ तक रीच कर जाए और यहाँ पे इसके जो सरफेस पे इसके सरफेस पे अगर पानी भर जाए तो इस टाइप की स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं ओएसिस। ओएसिस बोलते हैं इस टाइप के स्ट्रक्चर को, जहाँ पे जो डिप्लेशन बेसिन है उसमें पानी भर जाए तो उसको हम लोग ओएसिस बोलते हैं। वैसे हमारा अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर है हमारा मशरूम रॉक। मशरूम रॉक कैसे फॉर्म होता है? अब बेसिकली जितने भी सारे इरोजनल टूल्स है, इरोजनल सैंड्स है, मान लो ये इरोजनल सैंड्स है, अब बेसिकली विद द हेल्प ऑफ विंड ये हमारा मूव करता है। अब मूव करते करते किसी भी स्ट्रक्चर किसी भी रॉक में टकराएगा, यहाँ मान लो टकराया जितने भी सारे सैंड पार्टिकल्स है, अब टकराने की वजह से जो ना इसका जो इरोजन होगा, इरोजन बेसिकली इसका जो स्ट्रक्चर होगा स्ट्रक्चर चेंज कर देगा। अब मान लो इसका जो स्ट्रक्चर है पहले कुछ इस टाइप का रॉक था, पहले कुछ इस टाइप का रॉक था, प्योर ऐसे रॉक था। अब जो हमारा इरोजनल टूल्स है हमारा ये छोटे छोटे सैंड्स हैं, ये बेसिकली विद द हेल्प ऑफ विंड ये हमारा यहाँ टकराता है। यहाँ टकराने की वजह से ये धीरे धीरे क्या करता है बैक ऑफ करता है, धीरे धीरे बैक ऑफ कर लेता है और इतना तक
स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, ऐसे स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, और इसी स्ट्रक्चर को हम लोग मशरूम रॉक बोलते हैं। तो ये जनरली किससे फॉर्म होता है? एब्रेशन के प्रोसेस से फॉर्म होता है, जो कि इरोजनल टूल्स फॉर्म करते हैं, सैंड्स फॉर्म करते हैं। और याद रखना कि और एक यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि सिर्फ नीचे ही इरोजन ज़्यादा क्यों हुआ? यहाँ पे जो इस हमारा प्रीमियर जो अर्लियर स्ट्रक्चर था, ये बेसिकली कुछ ऐसा रॉक था। अब जनरली सिर्फ इसी रीजन यहाँ से यहाँ तक ही हमारा इरोजन का प्रोसेस क्यों हुआ? अब इसका सिंपल सा रीज़न है कि जितने भी सारे सैंड पार्टिकल्स होते हैं ना, उसका भी वेट होता है, अगर जो विंड वेलोसिटी है उसका भी वेलोसिटी अगर कम हो किसी भी विंड का, तो बेसिकली जो ग्रेटर हाइट तक वो बेसिकली ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाएगा। अगर वेलोसिटी ज़्यादा हो वो अलग बात है, अगर कम वेलोसिटी होगा तो ग्रेटर डेप्थ तक, ग्रेटर हाइट तक बेसिकली वो ट्रैवल नहीं कर सकता। तो बेसिकली जो सैंड पार्टिकल्स है वो हमेशा नीचे बेस पे ही, ग्राउंड लेवल पे ही हमेशा ट्रैवल करता है। बहुत ही रेयर केस होता है कि वो सरफेस के ग्रेट हाइट तक, बहुत ही रेयर चांस होता है कि वहाँ जाए। अब बेसिकली ऐसा है कि ऐसा नहीं है कि नहीं जाता है, जाता है। जाने की वजह से यहाँ पे देख सकते हो कि जो स्ट्रक्चर है ना यहाँ का, ये कुछ पॉलिश्ड हो गया। और ये जो पॉलिश हो गया ना, ये छोटे छोटे फाइन पार्टिकल्स के वजह से यहाँ जो स्ट्रक्चर है ना वो पॉलिश हो गया। सो बेसिकली जो मेजर इरोजनल प्रोसेस एक्ट करता है ना, वो बेस रीजन पे करता है, किसी भी रॉक का, मशरूम रॉक का स्पेशली बेस रीजन पे एक्ट करता है। सो इसको हम लोग मशरूम रॉक बोलते हैं। तो अब हम लोग कुछ बुक का डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। सो द रॉक्स हैविंग ब्रॉड अपर पार्ट, यानी कि जो हमारा अपर पार्ट रहेगा वो ब्रॉड रहेगा, एंड जो हमारा बेस रहेगा वो नैरो रहेगा, यानी कि पतला रहेगा। रिसेंबलिंग एन अम्ब्रेला और द मशरूम आर कॉल्ड मशरूम रॉक। इसी को साथ ही साथ हम लोग पेडेस्ट्रल रॉक्स भी बोलते हैं या पिल्स फेल्सन रॉक बोलते हैं। अब जनरली जो पिल्स फेल्सन रॉक बोलते हैं, इसको हम लोग जर्मनी में जितने भी सारे स्कॉलर जियोलॉजिस्ट हैं, उसको हम लोग, उसको जो मशरूम रॉक्स को वो पिल्स फेल्सन रॉक्स के नाम से जानते हैं। वैसे ही गारा बेसिकली सहारा, जितने भी सहारा रीजन में मशरूम रॉक्स हैं उसको हम लोग गारा बोलते हैं, या फिर सहारन पीपल गारा उस रॉक्स को बोलते हैं। और बेसिकली ये ड्यू टू एब्रेशन वर्क ऑफ विंड के जरिए फॉर्म होता है, और इसका जो मेन कंपोनेंट होता है वो सैंड, छोटे छोटे सैंड पार्टिकल्स होता है। अब हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर है इंसेल्सबर्ग। इंसेल्सबर्ग्स क्या होता है? अब जनरली जितने भी सारे हिल्स हैं, अगर वो रेसिडुअल हिल्स हैं, यानी कि पहले जो जो हिल्स है वो बेसिकली इरोजन के प्रोसेस से वो छोटे होते जा रहे हैं, उसी रेसिडुअल हिल्स को या फिर माउंट्स को हम लोग इंसेल्सबर्ग्स बोलते हैं। सो ये बेसिकली इरोजन का प्रोसेस के थ्रू फॉर्म होता है, थ्रू टाइम। ये बेसिकली जनरली जैसे कि हमारा इंडिया में अरावली हिल्स है, वो रेसिडुअल हिल्स है, उसको हम लोग इंसेल्सबर्ग भी बोल सकते हैं। इसको हम लोग इंसेल्सबर्ग को बेसिकली बोनहार्ड्स भी बोला जाता है, क्योंकि एक जोमॉर्फोलॉजिस्ट थे बोनहार्ड्स, इन्होंने सबसे पहले इंसेल्सबर्ग्स का टर्म दिया था डेजर्ट टोपोग्राफी में। अब हम लोग नेक्स्ट स्ट्रक्चर पढ़ेंगे डेमोसेल्स। अब क्या होता है ये डेमोसेल्स? अब जनरली अब देखोगे डेमोसेल्स का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। यहाँ पे जो रॉक होगा ना, रॉक एक पिलर के सबसे टॉप मोस्ट अपर पार्ट पे सिचुएटेड करेगा एक रॉक। अब जनरली क्या होता है कि जो हमारा रॉक होगा ना वो ऊपर में जो रहेगा वो रेसिस्टेंट रॉक रहेगा, रेसिस्टेंट रॉक रहेगा। रेसिस्टेंट रॉक रहने की वजह से वो रेसिस्ट नहीं कर पाएगा, इरोड नहीं कर पाएगा। और जो इसके नीचे रहेगा ना, ये भी बेसिकली रेसिस्टेंट रॉक ही रहेगा, बट ऐसा नहीं कि ये पूरे तरीके से रेसिस्टेंट रॉक रहेगा। अब जनरली जो इसके पिलर के नीचे वाले पार्ट्स होते हैं ना, वो भी बेसिकली लाइमस्टोन ही रहता है, लाइमस्टोन ही रहता है। बट अब यहाँ पे सवाल होता है कि जो अगर लाइमस्टोन है, यहाँ पे वीक रॉक है, तो ये इरोड क्यों नहीं हुआ? अब बेसिकली ये इसका जो फॉर्मेशन है वो बहुत ही यूनिक है या फिर पेकुलर है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जो इसका रॉक का ऊपर का रॉक का जो वेट होता है ना, वेट या फिर प्रेशर होता है ना, उसको जो बेसिकली ये जो लाइमस्टोन रीजन को ना वो इरोड नहीं करने देता, यानी कि इसका प्रेशर जो है ना इसको इरोड नहीं करने देता। अब ये कुछ कॉन्फ्लिक्चुअल टॉपिक है, कॉन्सेप्ट है जो डेमोसेल्स है। तो ये बेसिकली ऐसे ही फॉर्म होता है, डेमोसेल रिप्रेजेंट्स रॉक पिलर्स। अब बेसिक कॉलम्स लाइक पिलर्स लाइक स्ट्रक्चर रहता है, जैसे जिसमें सबसे टॉप मोस्ट में एक रॉक रहता है, रेसिस्टेंट रॉक रहता है। वही रेसिस्टेंट रॉक के प्रेशर की वजह से जितने भी सारे उसके नीचे के पार्ट्स होते हैं ना वो इरोड नहीं होता। रिलेटिवली रेसिस्टेंट रॉक्स एट द टॉप एंड सॉफ्ट रॉक्स बिलो।
दिस फीचर्स आर फॉर्म ड्यू टू डिफरेंशियल इरोजन के थ्रू फॉर्म होता है ऑफ हार्ड रॉक्स एंड सॉफ्ट रॉक्स। अब हम लोग नेक्स्ट टोपोग्राफी पढ़ेंगे जोगेन या और यारडांग। अब दोनों ही बहुत ही सिमिलर सा लैंडफॉर्म है, जोगेन और यारडांग्स। अब जनरली इसमें डिफरेंस ये है कि जो अलाइनमेंट ऑफ रॉक्स होता है, हार्डर रॉक्स एंड सॉफ्ट रॉक, हार्ड रॉक और सॉफ्ट रॉक, उस पर डिफरेंस है। अब जो जोगेन होता है ना, उसका जो अलाइनमेंट होता है ना, वो हॉरिजेंटल होता है, हॉरिजेंटल होता है। और वहीं जो ये बेसिकली यारडंग्स का होता है ना, ये वर्टिकल अलाइनमेंट होता है, जिसके थ्रू हमारा डिफरेंशियल इरोजन होता है। अब क्या होता है कि रॉक masses ऑफ टेबुलर फॉर्म रिसेंबलिंग ए कैप्ड इंक स्टैंडिंग ऑन द सॉफ्टर रॉक pedestals of shale, mudstone, etc. are called jogains. So basically, this is the definition of jogain, and the base of such features are broader than their tops. अब जनरली जो बेसिस रहते हैं ना इस टाइप के फीचर्स के या इस टाइप के लैंडफॉर्म्स के, वो बहुत ही चौड़े होते हैं। दिस आर फॉर्म्ड इन दोज डेजर्ट्स एरियाज वेयर टेम्परेचर ड्यूरिंग नाइट becomes so low that the moisture in the joints crisps of rock freeze. अब बेसिकली टेम्परेचर लो होने का क्या पॉइंट बनता है, चलिए यहाँ पे पढ़ते हैं। अब मान लो हमारा एक हमारा हार्ड रॉक है, ठीक, हमारा हार्ड रॉक के नीचे हमारा एक सॉफ्ट रॉक है, सॉफ्ट रॉक के नीचे फिर से हमारा एक हार्ड रॉक है। ये बेसिकली हमारा हार्ड रॉक है, ये सॉफ्ट रॉक है, ये फिर से हार्ड रॉक है। अब जनरली क्या होता है किसी भी रॉक्स में ना, जनरली क्या होता है कि छोटे छोटे क्रैक्स होते हैं, छोटे छोटे क्रैक्स होते हैं। अब जो जब हमारा नाइट होता है, जो टेम्परेचर जीरो हो जाता है, यानी कि ह्यूमिडिटी, जो एयर में मॉइस्चर रहता है, अब ये जो एयर में मॉइस्चर रहता है ये जॉइंट्स में जाता है। अब जॉइंट्स में जाने के बाद यहाँ पे केमिकल रिएक्शन होता है, या फिर बोल सकते हैं केमिकल डिसइंटीग्रेशन होता है ऑफ रॉक्स। अब जब डिसइंटीग्रेशन होने लगता है ना, तो ये बेसिकली जो इसका जॉइंट्स है ना वो ब्रॉड होने लगता है, चौड़ा होने लगता है। चौड़ा होने की वजह से इसका जो डेप्थ है ये बढ़ने लगता है। ऐसे ही सेम यहाँ भी होता है, ये चौड़ा होने लगता है, डेप्थ बढ़ने लगता है। सेम यहाँ पे केमिकल रिएक्शन के थ्रू यहाँ पे भी चौड़ा होने लगता है, यहाँ पे भी छोटे छोटे स्ट्रक्चर, केव लाइक स्ट्रक्चर बनने लगते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं जोगेन स्ट्रक्चर, जोगेन लैंडफॉर्म। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे एक जॉइंट होगा, यहाँ पे नीचे में एक होल बन गया केमिकल डिसइंटीग्रेशन के वजह से। इसी को हम लोग जो बोलते हैं हमारा जोगेन, इसी को हम लोग जोगेन का स्ट्रक्चर बोलते हैं। और यार्डंग में भी सेम इसी तरीके से होता है कि जो हमारा वर्टिकल अलाइनमेंट ऑफ रॉक्स होता है, मान लो यहाँ पे वर्टिकल एक रॉक है, एक वर्टिकल रॉक, सॉफ्ट रॉक है, सॉरी हार्ड रॉक है, एक सॉफ्ट रॉक है, फिर से हमारा एक हार्ड रॉक है, फिर से हमारा एक सॉफ्ट रॉक है, सॉफ्ट रॉक है, ये एक सॉफ्ट रॉक, ये एक हार्ड रॉक, ये एक सॉफ्ट रॉक, ये एक हार्ड रॉक। अब जनरली क्या होगा, ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये हार्ड रॉक तो रेजिस्टेंट रॉक है, इसको इरोड जल्दी नहीं कर पाएगा। ये जो सॉफ्ट रॉक है ना, ये इरोड हो जाएगा, इरोड होके कुछ इस तरीके से हो जाएगा। फिर ये रेजिस्टेंट रॉक है, यहाँ पे इरोड नहीं हो पाएगा, फिर से हमारा सॉफ्ट रॉक हो जाएगा, फिर से हमारा इरोड होगा, इस टाइप का स्ट्रक्चर बन जाएगा। और ये जो स्ट्रक्चर है ना, कुछ इस टाइप का होलो स्ट्रक्चर में बन जाएगा। इसमें जो अलाइनमेंट होता है ना, ये याद रखना हमेशा वर्टिकल अलाइनमेंट ऑफ सॉफ्ट रॉक और हार्ड रॉक रहेगा। ये देख सकते हो वर्टिकल अलाइनमेंट हुआ, यहाँ पे वर्टिकल अलाइनमेंट, यहाँ पे भी वर्टिकल अलाइनमेंट है, यहाँ पे भी वर्टिकल अलाइनमेंट। सो बेसिकली यहाँ पे गली लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, इसी स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं यार्डंग्स। सो यार्डंग समझ में आ गया। इसको हम लोग कॉक्स कॉम भी बोलते हैं, भाई ऑथर ओम्स ने इनको एक टर्म दिया था, कॉक्सकॉम्ब। और बेसिकली जोगेन का समझ में आ गया, यहाँ पे केमिकल डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स के थ्रू बनता है। और यहाँ पे भी जो डिसइंटीग्रेशन होता है, बट यहाँ पे जो सॉफ्टर रॉक्स है ना, डिफरेंशियल इरोजन होता है। यहाँ पे जो मेन कंपोनेंट है ना, ये डिफरेंशियल इरोजन है। और जो ऊपर वाला में मेन कंपोनेंट ऑफ इरोजन है ना, वो बेसिकली केमिकल डिसइंटीग्रेशन है। याद रखना सिर्फ दो ही डिफरेंस है, एक हॉरिजेंटल अलाइनमेंट, वर्टिकल अलाइनमेंट, और दूसरा द प्रोसेस थ्रू विच इट फॉर्म्ड, यानी कि केमिकल डिसइंटीग्रेशन होता है पहले वाले में, यानी कि जो हमारा जोगेन का स्ट्रक्चर उसमें केमिकल डिसइंटीग्रेशन होता है, यार्डंग्स में बेसिकली हमारा डिफरेंशियल इरोजन होता है। सो अब हम लोग नेक्स्ट लैंडफॉर्म पढ़ेंगे हम लोग ड्रेकेंटर। ड्रेकेंटर बेसिकली ये एक स्टोन होता है,
जो कि हमारा इरोजन के प्रोसेस से हमारा जो स्ट्रक्चर, जो रॉक का स्ट्रक्चर होता है, वो बहुत ही ज़्यादा फाइन हो जाता है। सो फेसेड रॉक बोल्डर्स, कॉबल्स या फिर पेबल्स एब्रेडेड बाय लॉन्ग पीरियड ऑफ विंड इरोजन आर कॉल्ड वेंटिफेक्ट्स, यानी कि ऐसे रॉक्स जो कि लॉन्ग पीरियड ऑफ विंड इरोजन के थ्रू जो कॉबल्स और पेबल्स होते हैं, वो फॉर्म होते हैं, एजेस फॉर्म कर देते हैं, उसको हम लोग वेंटिफैक्ट्स बोलते हैं। सो ए वेंटिफैक्ट्स ऑफ फेसिड रॉक ब्लॉक में हैव एज मैनी एज 8 एब्रेडेड फेसेस, यानी बेसिकली 8 तक हमारा वेंटिफैक्ट्स का जो एब्रेडेड फेसेस है वो हो सकता है। यहाँ पे देख सकते हैं एक फेस या दो फेस, तीन फेस, और इसके नीचे चार फेस। तो बेसिकली इसका जो चार फेस है, इसलिए चार फेस है, तो इसको हम लोग बोलेंगे वेंटिफैक्ट्स बोलेंगे। वहीं अगर किसी भी वेंटिफैक्ट्स में बेसिकली अगर तीन फेसेस हो, यानी कि एक, दो, तीन, तीन फेसेस हो, तो इसको हम लोग बोलेंगे ड्रेकेंटर। वहीं अगर दो फेसेस हो विथ टू एब्रेडेड फेसेट्स हो, तो इसको हम लोग बोलेंगे जोकेंटर। सो आई होप कि ड्रेकेंटर का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। छोटा सा कॉन्सेप्ट है, जितने भी सारे जो कॉबल्स, पेबल्स, ग्रेवल्स होते हैं, उसका एज अगर विद द प्रोसेस ऑफ लॉन्ग पीरियड ऑफ विंड इरोजन के थ्रू, प्रोसेस के थ्रू अगर एजेस फॉर्म हो जाए, उसको हम लोग डेकेंटर बोलेंगे। अब हम लोग स्टोन लैटिस पढ़ेंगे। अब ये भी बहुत ही ज़्यादा सिमिलर है डेकेंटर के। अब इसमें बेसिकली क्या होगा कि यहाँ पे ना छोटे छोटे होलोज बनेंगे, छोटे छोटे डिप्रेशन बनेंगे, छोटे छोटे डिप्रेशन बनेंगे। अब ये बेसिकली इसका जो साइज़ है, वो साइज़ बेसिकली ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, डिपेंड करता है जो कॉबल्स या जो ग्रेवल्स का साइज़ है वो कितना बड़ा है। जो डिप्रेशन का साइज उस पर डिपेंड करता है। सो इसको हम लोग जो जिसमें भी छोटे छोटे जो छेद हो जाए, होलोज हो जाए, डिप्रेशन क्रिएट हो जाए, उस टाइप के स्टोन को हम लोग स्टोन लेटिस बोलते हैं। वैसे और एक इरोजनल लैंडफॉर्म्स है, विंड ब्रिजेस या फिर विंडोज। अब जनरली क्या होता है, किसी भी एक सरफेस पे मान लो ये एक कोई लैंडफॉर्म है। अब यहाँ पे मान लो कि एब्रेशन के प्रोसेस से ना ये लैंडफॉर्म का जो यहाँ पे स्ट्रक्चर है, यहाँ पे केव बना दिया। अब इसी केव को हम लोग बोलते हैं विंडोज। अब जनरली अगर ये केव बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाए और जो इसका जो स्ट्रक्चर है ना वो बहुत आर्क टाइप के फॉर्म में फॉर्म हो जाए, आर्क टाइप के फॉर्म में फॉर्म हो जाए, और ये जो स्ट्रक्चर है ना कुछ इस टाइप का हो जाता है, और इस टाइप के स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं विंडो ब्रिजेस। सो आई होप कि समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो ये आप पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा। अब हम लोग कुछ डिपोजिशनल लैंडफॉर्म के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हमारे डिपॉजिट्स के जरिए फॉर्म होते हैं। पहला है सैंड रिफल्स। अब जनरली जितने भी सारे छोटे छोटे स्मॉल स्केल डिपोजिशनल फीचर्स ऑफ सैंड्स है, उसको हम लोग सैंड रिचेस बोलते हैं, और इसका वेव लाइक स्ट्रक्चर रहता है, रिपल्स बोलते हैं। अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर हमारा सैंड ड्यून्स। अब सैंड ड्यून्स बेसिकली क्या होता है कि जितने भी सारे हीप्स रहते हैं या फिर माउंट्स होते हैं ऑफ सैंड्स, दैट आर जनरली कॉल्ड सैंड ड्यून्स, या फिर सिंपली ड्यून्स बोला जाता है। जितने भी सारे सैंड ड्यून्स होते हैं, यहाँ पे मान लो यहाँ पे एक बहुत ही ज़्यादा माउंट बन गया। इसी स्ट्रक्चर में अगर माउंट बन गया या फिर हीप बन गया, तो उस माउंट और या फिर हीप को हम लोग बोलते हैं सैंड ड्यून्स। अब बेसिकली फॉर्मेशन ऑफ सैंड ड्यून्स कैसे होता है, ये भी बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन होता है, एक्यूमुलेशन होता है ऑफ सैंड्स, तब जाके हमारा एक लो सैंड माउंट्स फॉर्म होता है ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन। अब बेसिकली एक रीज़न है यहाँ पे, अगर ऑब्स्ट्रक्शन रहा, मान लो यहाँ एक डेजर्ट है, ये एक डेजर्ट है, ये एक डेजर्ट में एक छोटा सा श्रब है। अब श्रब होने की वजह से क्या होता है ना, कि जितने भी सारे जो छोटे छोटे विंड पार्टिकल्स है, विंड सैंड्स हैं, यहाँ पे ट्रैवल करते हैं और यहाँ पे एक्यूमुलेट होने लगते हैं। अब एक्यूमुलेट होते होते ये जो स्ट्रक्चर है ना, सैंड एक्यूमुलेशन है, वो बहुत ही ज़्यादा हो जाता है, हाइट तक, एल्टीट्यूड तक चल जाता है, साथ ही विड्थ भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसी को हम लोग बोलते हैं सैंड ड्यून्स। अब ये जनरली फॉर्म होता है श्रब्स के ऑब्स्ट्रक्शन के बदौलत। अब ऐसा नहीं कि सिर्फ श्रब्स के ऑब्स्ट्रक्शन के बदौलत ही होता है, और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं इसके फॉर्म होने का। सो दिस एक्यूमुलेटेड लो सैंड ड्यून्स बिकम्स ऑब्स्टेकल के तौर पे काम करता है ये श्रब्स इन देमसेल्व्स एंड काउंट्स ग्रेजुअल एक्यूमुलेशन ऑफ सैंड्स। अब इसके धीरे धीरे जो श्रब्स है ना, वो एक्यूमुलेट करने लगता है सैंड्स को। अब बेसिकली ड्यून्स का भी कुछ क्लासिफिकेशन है, या फिर बोल सकते हैं कुछ ग्रुप्स में इसको
डिवाइड किया गया है, जैसे कि ड्यून कॉम्प्लेक्स, ड्यून कॉलोनी, ड्यून चेन। और बेसिकली ये जो मैंने पहले कहा था, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ स्रब्स के जो बदौलत ड्यून्स फॉर्म होते हैं उसको हम लोग नेफकास बोलते हैं, नेफकास बोलते हैं, याद रखना। that dunes that are formed due to the obstructions of shrubs are called nefkas, while the dunes develop in the lee of desert depression are called lunates। अब जनरली दो टाइप के ड्यून्स होते हैं, नेफकास ड्यून्स एंड लूनेट्स ड्यून्स। नेफकास में बेसिकली ऑब्स्ट्रक्शन के वजह से फॉर्म होता है, और लूनेट्स में बेसिकली डिप्रेशन में जो सैंड एक्यूमुलेशन होगा उसमें अगर डिप्रेशन में माउंट्स बना तो उस टाइप को हम लोग लूनेट्स सैंड ड्यून्स बोलते हैं। सो बेसिकली जितने भी सारे मोस्ट ऑफ द सैंड ड्यून्स हैं दैट आर नॉट स्टेबल एट द प्लेस एंड देयर फॉर्मेशन रेदर दे आर मोबाइल। सो बेसिकली जितने भी सैंड ड्यून्स हैं ना वो बेसिकली मोबाइल है, उसका जो स्ट्रक्चर है वो स्थिर नहीं है, वो हमेशा डायनेमिक है, चेंज होते रहता है। मान लो यहाँ पे एक सैंड ड्यून है, फिर कुछ दिन बाद हमारा सैंड ड्यून यहाँ पे आ जाएगा, फिर यही सैंड ड्यून हमारा कुछ दिन बाद यहाँ आ जाएगा। ऐसे ही हमारा जो फॉर्मेशन है वो जो सैंड ड्यून का वो बेसिकली चेंज होते रहेगा। अब हम लोग कुछ टाइप्स ऑफ ड्यून पढ़ेंगे, कितने टाइप के, जनरली हमारा 4 टाइप ऑफ ड्यून्स होता है। सबसे पहले लॉन्गिट्यूडिनल ड्यून होता है, इसको हम लोग शिफ्ट व्यू बोला बोला जाता है, शिफ्ट ड्यून भी बोला जाता है। इसमें क्या होता है कि जितने भी सारे जो सैंड ड्यून्स होते हैं ना वो विंड के प्रिवेलिंग डायरेक्शन में ही फॉर्म होते हैं। मान लो ये विंड डायरेक्शन है, और ये जो सैंड ड्यून्स के जो रिपल्स होते हैं ना ये भी बेसिकली पैरेलल फॉर्म होते हैं, ये भी पैरेलल फॉर्म होते हैं। इसी टाइप के हम लोग सैंड ड्यून्स को हम लोग जनरली बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल सैंड ड्यून्स या फिर सीप। सो इसका बेसिकली ये डेफिनेशन है, ये बुक का डिस्क्रिप्शन टाइप वर्ड्स है, इसको आप चेकआउट कर लेना। वैसे और एक हमारा रहता है ट्रांसवर्स सैंड ड्यून्स। अब जनरली इसमें क्या होता है कि ना जो विंड का डायरेक्शन है ना वो बेसिकली क्या होता है कि जनरली डिपेंड नहीं करता कि विंड का डायरेक्शन कैसा हो, और ये पैरेलल भी नहीं करता, रेदर देन पैरेलल ये हमारा बेसिकली हॉरिजेंटल स्ट्रक्चर में जितने भी सारे सैंड ड्यून्स फॉर्म होते हैं जो प्रिवेलिंग विंड के हॉरिजेंटल डिपोजिशन में होता है उस टाइप के हम लोग स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं ट्रांसवर्स सैंड ड्यून्स। सो इसका भी बेसिकली वेव लाइक स्ट्रक्चर के तरह ही देखने में रहता है। अब हम लोग बरखान ड्यून्स के बारे में पढ़ेंगे। बरखान ड्यून्स बेसिकली एक क्रिसेंट शेप लाइक ड्यून शेप्ड ड्यून रहता है, यहाँ पे एक देख सकते हैं क्रिसेंट के तरह दिख रहा है। अब जनरली क्या होता है ना इसका जो विंडवर्ड डायरेक्शन होता है, या मान लो यह इस टाइप के डायरेक्शन में विंडवर्ड डायरेक्शन है, ये हमारा विंडवर्ड पोर्शन है, ये हमारा लीवर्ड पोर्शन है। विंडवर्ड पोर्शन में ना जो स्लोप रहेगा ना वो हमेशा स्लोप जेंटल रहेगा, और जो लीवर्ड में स्लोप में जो लीवर्ड डायरेक्शन में रहेगा ना लीवर्ड साइड में वहाँ का जो स्लोप रहेगा ना वो हमेशा रहेगा स्टीप स्लोप रहेगा, स्टीप स्लोप रहेगा। अब मैं ये बात क्यों बताया हूँ, क्योंकि जो बरकान ड्यून्स और पैराबोलिक सैंड ड्यून्स है ना वो सेम है, बस इसका वही डिफरेंस है कि जो विंडवर्ड डायरेक्शन में इसमें जो बरकान ड्यून्स में बेसिकली इसमें जेंटल रहता है, बट यहाँ पे पैराबोलिक में ये जेंटल नहीं रहता, ये बेसिकली स्टिप रहता है। सो ये हमारा डिफरेंस हो जाता है। और ये बेसिकली कॉन्वेक्स के स्ट्रक्चर में बनता है, एक कॉन्केव में बनता है। सो ये हमारा पैराबोलिक सैंड ड्यून्स हो जाता है, ये भी बेसिकली यू शेप्ड हैविंग कॉन्वेक्स नोज व्हिच माइग्रेट्स डाउनवर्ड। दिस ड्यून्स आर मच लॉन्गर। अब बेसिकली ये ड्यून्स ना लंबा रहता है और साथ साथ पतला रहता है दैट कंपेयर टू बरकांस, बट आर ऑलवेज एसोसिएटेड विथ ए ब्लो आउट। अब जनरली क्या है ना कि जितने भी सारे पैराबोलिक सैंड ड्यून्स है अब उसमें ये है कि छोटे छोटे डिप्रेशन हमेशा रहेंगे, छोटे छोटे जो ब्लो आउट्स रहते हैं ना वो हमेशा प्रेजेंट रहेंगे। सो इसको हम लोग बोलते हैं सैंड ड्यून्स। ये हमारा हो जाता है टाइप्स ऑफ सैंड ड्यून्स। अब हम लोग लॉयस के बारे में पढ़ेंगे। अब जनरली जितने भी सेडिमेंट्स होते हैं ना, सेडिमेंट्स दैट आर प्रेजेंट इन द डेजर्ट वो बेसिकली ट्रांसपोर्ट होता है, और ट्रांसपोर्ट होकर सेवरल थाउजेंड्स किलोमीटर तक अगर ट्रैवल कर ले और बेसिकली कहीं पे डिपॉजिट हो जाए तो उस टाइप के हम लोग सैंड सेडिमेंट्स को हम लोग लोएस सेडिमेंट्स बोलते हैं। लोएस फॉर्मेशन ऐसे ही होता है। अगर एग्जांपल के तौर पे बात करें चाइना का जो हमारा जो लोएस फॉर्मेशन है वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, फर्टाइल भी होता है। अब इसीलिए और एक चीज़ याद रखना कि जो लोएस का जो फर्टिलिटी रेट है ना वो बहुत ही ज़्यादा है, फर्टाइल लैंड होता है।
और इसका जो साइज़ है ना वो बहुत ही माइनर साइज़ रहता है, जिसके वजह से ये थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर तक ट्रैवल कर पाता है विद द हेल्प ऑफ विंड। अब जितने भी सारे स्मॉल क्लेयर फ्रैक्शंस एंड हाइगर कंटेंट कार्बोनेट मिनरल्स होते हैं, जनरली इसमें अबाउट 40% का कॉन्सेंट्रेशन रहता है। और ये बेसिकली डेजर्ट एरिया, फ्लड प्लेन एरिया ऑफ रिवर वैलीज में बनता है, कोस्टल एरियाज में भी बन सकता है, और ग्लेशियल के जो आउटवर्स प्लेन्स होते हैं ना उसमें भी बन सकते हैं। सो ये हमारा हो जाता है लॉयस का कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। द इनिशियल, और जब याद रखना कि जो लॉयस का डिपॉजिट रहेगा ना वो 1 मीटर से लेकर के 10 मीटर का जो हाइट है वो अटेंड कर सकता है। जैसे कि चाइना में आप देखोगे ना, जितने भी सारे लॉयस जहाँ पे मिलेंगे वहाँ का जो हाइट रहेगा ना वो हमेशा 3 से 4 मीटर के आसपास रहेगा। और 3 से 4 मीटर के जो प्रिवेलिंग जो लैंडस्केप रहते हैं ना वो बेसिकली टोटल उसका वेजिटेशन ख़त्म हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ लॉयस। यानी कि जितने भी सारे डिपोजिशन हुए हमारे सैंड्स के, सेडिमेंट्स के, उसके वजह से जितने भी प्रिवेलिंग वेजिटेशन है, प्रिवेलिंग लैंड फॉर्म्स है, वो हमारा एलिमिनेट हो जाता है। और ये बेसिकली एक फ्यूचरलेस प्लान के तौर पे बनता है हमारा लॉयस। सो बेसिकली लॉयस हमारा दो टाइप का होता है, डेजर्ट लॉयस, ग्लेशियर लॉयस। यानी कि जितने भी सारे सेडिमेंट्स होते हैं दैट आर डिपोजिटेड इन द ग्लेशियल जोन इज कॉल्ड ग्लेशियल लॉयस। और बेसिकली डेजर्ट में बेसिकली डेजर्ट लॉयस जो कि डेजर्ट सेडिमेंट्स डिपॉजिट करते हैं जहाँ पे, जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कुछ मेजर लॉयस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वर्ल्ड है। ये आप डायग्राम अच्छे से याद कर लेना, एग्जाम में पूछा जाता है कभी कभी। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे कुछ फ्लूवियल डेजर्ट लैंडफॉर्म्स के बारे में। अब हम लोग प्रीवियसली हम लोग पढ़ रहे थे इरोजनल, उसके साथ साथ हम लोग डिपोजिशनल, जो कि हमारा विंड के जरिए होता था। अब हमारा क्या होगा कि फ्लूवियल में हमारा जो होगा ना वो वाटर के थ्रू इरोजन होगा, वाटर के द प्रोसेस ऑफ वाटर, यहाँ पे इरोजन का प्रोसेस होगा। सबसे पहला जो हमारा लैंडफॉर्म बनेगा ना वो होगा हमारा बेटलैंड टोपोग्राफी। अब यहाँ पे कुछ बेटलैंड टोपोग्राफी, पेडिमेंट्स, बजारास, प्लायास आर द स्पेशल टाइप ऑफ landforms that are occurred in fluvial desert थ्रू वाटर एक्शन। अब बेसिकली ये वाटर एक्शन के मदद से बनता है। बेटलैंड टोपोग्राफी हम लोग पढ़ रहे थे। अब बेटलैंड टोपोग्राफी क्या होता है, ऐसे रीजन, सेमी एरिड रीजन या फिर एरिड रीजन में जनरली ये टोपोग्राफी एग्जिस्ट करता है। सो बेसिकली यहाँ पे जो है ना वो सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं, जो वीकर रॉक्स होते हैं। इसका जो बेटलैंड का टोपोग्राफी फॉर्म करने में सेडिमेंट्री रॉक्स का बहुत ही बड़ा योगदान है। ये बेसिकली बहुत ही मैसिव अमाउंट में रहता है एंड दैट आर एक्सटेंसिवली इरोडेड बाय numerous रील्स चैनल्स विच आर ओकेशनली डेवलप ड्यू टू ओकेशनल रैनस्टॉर्म। अब जनरली एक टोपोग्राफिकल रीजन है, अब वहाँ पे बहुत ही माइनर सा रैन स्टॉर्म आता है, रेनफॉल होता है। अब उसके वजह से ना जो सैंडस्टोन या फिर जितने भी सारे सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं ना उसमें बेसिकली डिसकेमिकल डिसइंटीग्रेशन होता है या फिर एब्जॉर्प्शन होता है, पोरस रहता है, पोरस एब्जॉर्ब होने के बाद कोलैप्स कर जाता है। उसके थ्रू नंबरस ऑफ लैंडफॉर्म्स फॉर्म होते हैं, जैसे कि रील्स हमारा हो जाता है, चैनल्स हो जाते हैं, गलीस हो जाते हैं, रिवाइंस हो जाता है, गलीस हो जाता है, और कुछ रीचेस भी फॉर्म होते हैं। और इसी अनइवन रीचेस, अनइवन टोपोग्राफी रीजन को हम लोग बेडलैंड टोपोग्राफी बोलते हैं। अब जनरली चंबल बेसिन एक बहुत ही अच्छा सा एग्जांपल है इस टोपोग्राफिकल रीजन का, जो कि इंडिया में सिचुएटेड है। सो दस द ग्राउंड सरफेस बिकम सो अब इसमें बेसिकली अनइवन हो जाता है, जिसके वजह से ना चलना भी इस टोपोग्राफिकल रीजन में बहुत ही मुश्किल हो जाता है। एंड करिजिकेटेड ड्यू टू नमोरस गलीज रेविंस दैट इट बिकम्स एंटायरली डिफिकल्ट टू वॉक ऑन इट। सो बेसिकली यहाँ पे चलना भी मुश्किल हो जाता है। इसी टाइप के रीजन को हम लोग बोलते हैं बेडलैंड टोपोग्राफिकल रीजन। नेक्स्ट स्ट्रक्चर हमारा है बोल्सन प्लायास। प्लायास, इसके साथ साथ हम लोग पढ़ेंगे बजाडास के बारे में, कुछ पेडिमेंट्स के बारे में क्या होता है। अब जनरली क्या होता है ना, एक दो माउंटेनियस रीजन है मान लो। अब दो माउंटेनियस रीजन के बीच में जो हमारा स्ट्रक्चर बनता है ना वो कुछ इस टाइप के स्ट्रक्चर बनता है। अब यहाँ गौर से देखना कि बहुत सारे स्ट्रक्चर मिलेंगे, बहुत सारे लैंडफॉर्म्स मिलेंगे। सबसे हमारा दो माउंटेनियस रीजन के जो बीच में रहता है ना वो एक प्लायास रहता है। प्लायास जनरली क्या होता है, ये टेम्पररी टेम्पररी लेक्स रहता है। यहाँ पे
कुछ टाइम तक पानी रहता है, इसके बाद एवापोरेट होकर के यहाँ पे जो डिकम्पोजिशन ऑफ सोडियम और मैग्नीशियम का सॉल्ट पाया जाता है। अब ठीक प्लायास के बगल में हमारा एल्यूवियल फैंस डिपॉजिट होता है, उस फैंस को हम लोग बोलते हैं बजाडास। छोटे छोटे स्ट्रक्चर में सेडिमेंट्स डिपॉजिट होते हैं, उसको हम लोग बजाडास बोलते हैं। ठीक इसके ऊपर बेसिकली पिडमोंट पाया जाता है। पिडमोंट स्लोप यानी कि जो हमारा जो इस रीजन, इस जो स्लोप, जो फुट हिल्स का रीजन का जो रीजन है ना, फुट हिल्स ऑफ द हिल्स का रीजन को हम लोग बोलते हैं पिडमोंट रीजन। सो इसके कुछ स्ट्रक्चर है, कुछ हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में। सो द इंटरमाउंटेन बेसिन्स यानी कि दो माउंटेन के बीच के जो बेसिन्स को इन एरिड या फिर सेमी एरिड रीजन्स को दैट आर जनरली कॉल्ड एज बोल्सन्स। सच बेसिन्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय थ्री यूनिक फीचर्स। अब जनरली इसमें बेसिकली तीन ही मेजर लैंडफॉर्म्स बनते हैं, जैसे पेडिमोंट्स हो गया, बजाडास हो गया यानी कि एलुवियल फैंस, जितने भी सारे डिपॉजिट्स होते हैं, और हमारा एक आता है प्लायास यानी कि टेम्परली लेक्स। सो सम वाटर कलेक्ट्स इन द सेंटर ऑफ द, अगर बॉल्सन में अगर कुछ वाटर कलेक्ट्स हो जाए उसको हम लोग बोलते हैं टेम्पररी लेक्स। सच टेम्पररी लेक्स आर कॉल्ड प्लायास, उसी को हम लोग प्लायास भी बोलते हैं। द प्लायास रेंज इन एरियल एक्सटेंट फ्रॉम ए, अब जनरली इसका जो विथ है बेसिकली फ्यू स्क्वायर मीटर्स तक, थाउजेंड्स ऑफ मीटर तक, स्क्वायर मीटर तक बेसिकली रहता है। अब दिस आर कॉल्ड खवरी एंड मबलाहा इन अरेबियन डेजर्ट में इसको खबरी और मामलाहा बोला जाता है, और बेसिकली जो सहारा डेजर्ट में वो बेसिकली सात से बोला जाता है। सो याद रखना ये एक प्लायास का ही अल्टरनेटिव नेम है, प्लायास या फिर टेम्पररी लेक्स का ही एक अल्टरनेटिव नेम है। खाबावरी मामलाहा अरेबियन डेजर्ट में, और वहीं सहारन डेजर्ट में बेसिकली साट्स। प्लाया लेक्स में लास्ट बेसिकली कुछ ही दिन तक हमारा जो प्लाया लेक्स है वो एग्जिस्ट करता है, इसके बाद वो बेसिकली कम्प्लीटली ड्राई हो जाता है। ड्राई क्यों हो जाता है? क्योंकि वहाँ पे जो सरफेस रन ऑफ वाटर है वो बहुत ही कम अवेलेबल होता है, और जो रेनफॉल है साथ साथ वो भी बहुत ही कम मात्रा में अवेलेबिलिटी है, जिसके वजह से एवापोरेशन के वजह से हमारा जितने भी सारे वाटर है वो एवापोरेट हो जाते हैं, और जो हमारा सॉल्ट है वो बेसिकली हमारा बाइकार्बोनेट सॉल्ट बनता है, और सोडियम कार्बोनेट सॉल्ट हमारा रह जाता है पलाया रीजन में। इसी को हम लोग बोरेक्स बोलते हैं सॉल्ट, और जो सॉल्ट रह जाता है उस सॉल्ट को हम लोग बोरेक्स बोलते हैं, सच सॉल्ट कवर। अब बेसिकली एक जो पलाया के ऊपर एक बेड का स्ट्रक्चर बन जाता है, लेयर स्ट्रक्चर बन जाता है, जो सॉल्ट का लेयर, बोरेक्स का लेयर बन जाता है, उस लेयर को हम लोग सेलिनास बोलते हैं। सो याद रखना, सेलिनास, द composition of borax are in the playas are known as सेलिनास। अब जेंटली स्लोपिंग डिपोजिशन, अब बेसिकली बजादा क्या होता है, जेंटल स्लोप होता है, जो कि हमारा डिपोजिशनल प्लान बिटवीन द पेडिमेंट्स और प्लायर रीजन्स में होता है। इसमें बेसिकली क्या होता है ना, बजाडास में जो ना ग्रेन्स होते हैं ना, वो बहुत ही ज़्यादा साइज में बड़े होते हैं इन कंपैरिजन टू पिडमोंट रीजन, यानी कि पेडिमेंट्स रीजन में जो जितने भी सारे ग्रेन्स होते हैं ना वो बहुत ही छोटे छोटे रहते हैं। फुट between the mountain front and Bajada in the intermountain basin are broad, extensive and gentle slope area of rock cut structure surfaces which spread as spawns around the bases of mountains. So I hope guys, जितने भी सारे टर्मोलॉजीज हैं एसोसिएटेड टू बोल्सन, प्लायास एंड बजाडास आपको क्लियर हो गया होगा। सो गाइस आई होप कि आपको ये एओलियन जियोमॉर्फोलॉजी अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके प्रीवियसली हमने बहुत सारे कास्ट, ग्लेशियल से रिलेटेड, इसके बाद फ्लूवियल जियोमॉर्फोलॉजी से रिलेटेड वीडियो बनाया, अगर वो आपने चेकआउट नहीं किया है मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगा, डेफिनेटली आप चेकआउट कर लेना। मैं अच्छे से वहाँ डिस्क्रिप्टिव वे में मैंने अच्छे से नोट्स के साथ हमने बताने की कोशिश किया है, और आपको डेफिनेटली वो वीडियो पसंद भी आया होगा। तो अगर आपने नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ जाकर चेकआउट कर लेना। और इस वीडियो को देखने के लिए थैंक्स।